जहां से आप, वो आपका घर है, ओरिजिन। अब चलने, जहां पर चले थे आपका ओरिजिन था 0 पे 0, मतलब टाइम 0 था, ऊपर वाला टाइम है, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि टाइम को नीचे लिखना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लिखना चाहिए। आदत यही होती है कि इनपुट जो होता है वो नीचे होता है और आउटपुट जो होता है ऊपर होता है ना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। टाइम 0 पर आप कहां पर थे? 0 पर थे, समय बीता। 10 सेकंड के बाद आप अपने घर से 20 मीटर की दूरी पर आ गए। टाइम 10 सेकंड और आप चले गए कितना? 20। एक काम करो, 10 इसको मान लो, 10 और 20 आपने ऊपर चले गए। मतलब 10 सेकंड में आपकी हाइट कितनी हो गई? 20। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिला? इसको टच करके बनाओ, ऐसा बना। दोनों को मर्ज करो, एक्स वाई बनाते थे ना, हाँ। मिल गया। क्या बोलेंगे उसको? 10,20। क्या बोलेंगे? लिखने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। 10, इस टाइम और बढ़ा, कितना? 10 सेकंड। तो 10 और 10 कितने सेकंड पे पहुंच गए? 20 सेकंड पे। 20 सेकंड पे आ गए हैं। अब 20 सेकंड पे जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40। वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा मोशन नहीं हो रहा है। सर जैसे अपन ये इधर पे 10 है टाइम, हाँ, तो शुरू के ओरिजिन में अपन ने 0 0 माना, हाँ। तो 0 बस ने 20 किया था। नहीं किया था, कुछ नहीं किया। 0 पे 20 नहीं किया था, 0 पे 0 था, हाँ, 0 पे 0 था, लिखा भी हुआ है 0 पे 0 है। फिर 10 पे 20 किया, 10 पे 20, 20 पे 40। अब 20 पे 40 मतलब अगले इंटरवल में कितना चल गया? 20 मीटर, 20 और चल गया। फिर अगले इंटरवल में कितना चल गया? 20 और चल गया। फिर अगले इंटरवल में कितना चल गया? 20 और। मतलब हर 10 सेकंड में, सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, हर 10 सेकंड में कितना चलता है? 20। तो हर 10 सेकंड में 20 चलता है, तो स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म है, और स्पीड जो निकलेगी वो क्या होगी? 20/10, 20/10, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 20/10। तो आंसर आएगा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 2 मीटर पर। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। लिखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी दो सेगमेंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो 40 माइनस 20 अपॉन 10, कितना है? 20 माइनस 10, तो 20 अपॉन 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और बताऊं, यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पूरी थ्रू आउट द इंटरवल जो वेलोसिटी होती है सेम बनी होती है। तो बेटा चाहे आप कितना बड़ा इंटरवल ले लो और चाहे कहीं तक का ले लो, आंसर सेम आएगा। चाहे यहां से यहां उठा लो, चाहे पूरा नीचे से ऊपर तक का उठा लो। अगर सर अपन मतलब 10 से 20 माइनस करेंगे और नीचे भी करेंगे तो भी वो माइनस माइनस कैंसिल होकर वही आ जाएगा। बिल्कुल आएगा वही। यूनिफॉर्म इसी को तो बोलते हैं ना। अब मैं तो कहता हूँ आप लास्ट तक का देख लो, 0 से लेके 120 और ऊपर 0 से लेके 60। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बना? 120 से 0 मतलब 120 आ जाएगा, और नीचे 60 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हर इंटरवल में वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? सेम बनी रहेगी। समझ गए? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए ना? अब एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म के केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है। कैसे? भैया आप इसके बीच की वेलोसिटी निकालो, सेम आएगी नहीं आएगी? अभी निकाली आपने, 2 मीटर पर सेकंड। इसके बीच की वेलोसिटी निकालो, 2 मीटर पर सेकंड, हर इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड। अब उसको गैप को आप चाहे कितना छोटा कर दो, जैसे ये गैप था ए और बी के बीच का, बट आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, तो क्या वेलोसिटी अलग हो जाएगी? सेम रहेगी? सेम रहेगी ना। मतलब उसी को तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, मतलब झपकती। आपने गाड़ी स्टार्ट ही करी 2 मीटर पर सेकंड से और घर पे टिके ही 2 मीटर पर सेकंड पे, बिल्कुल भी कहीं पर 2 मीटर पर सेकंड से कम ज्यादा नहीं हुआ, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी रहेगी? वेलोसिटी कितनी रहेगी? 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? मतलब भैया यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दोनों की एक ही वैल्यू होती है ना? लिखो तो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, in case of uniform motion, average velocity and instantaneous velocity having the same value, instantaneous velocity having the same value,
बहुत काम की चीजें आज अपने पास आने वाली हैं, बहुत कमाल की चीजें। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी क्या दिखती है, उसके पहले आज हमने क्या जान लिया, अभी हमने जान लिया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है ना। याद रखना जिंदगी भर, यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये अब ये डॉट डॉट हटा करके इसका देखो, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हो सकता था ये लाइन थोड़ा नीचे से चली जाए, हो सकता था ये लाइन थोड़ा और ऊपर से चली जाए, हो सकता था ये लाइन और ऊंची से चली जाए। क्या फीलिंग आ रही है? फीलिंग आ रही है जितनी लाइन जितना हाई लेवल पे जाएगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी गाड़ी की। यस और नो? समझ गया ना। उतनी ज्यादा स्पीड होगी भाई, भले यूनिफॉर्म मोशन है बट कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना। यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड तो होगी। ये लाइन जितनी ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी। लाइन जितनी ऊपर आएगी फिजिकल टर्म में क्या बोलोगे, इस लाइन का जितना एंगल टाइम एक्सेस के साथ बड़ा होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। टाइम एक्सेस के साथ बनाए गए एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं? टाइम एक्सेस के साथ बनाया गया एंगल होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के साथ एक टर्म जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप निकालने के लिए उस एंगल का लेते हैं टेन। क्या लेते हैं? टेन थीटा। तो स्लोप इक्वल टू क्या बनता है भैया? टेन थीटा। तो मतलब जितना ज्यादा स्लोप होगा, तो इसका सर कोई प्रूफ नहीं है? बिल्कुल है, टेन ही क्यों ले रहा है? बिल्कुल है, प्रूफ करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं प्रूफ कर देते हैं। ठीक ना, सही सवाल किया आपने बेटा। अगर दो पार्ट की मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक की बात करूं, तो मैंने क्या बोला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहां पर थे तो डिस्प्लेसमेंट 60 से लेके 100 तक चेंज हुआ, बोलो हाँ। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बन गया थोड़ी दूर का, नहीं बना? और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, सॉरी, क्या बन गया? डेल्टा टी बन गया ना। अब अपन के पास फॉर्मूला क्या है स्पीड का, एवरेज स्पीड का? डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन टाइम चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देखो फिर आ गई वेलोसिटी। अब ये क्या आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइप का नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल तो यही हुआ ना, क्योंकि ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। हाँ, पैरेलल के ऊपर बन रहा है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया मैंने एक बार में, है ना। तो जो एंगल बनेगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको कहीं पर भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उन दो पॉइंट में कॉर्ड खींच करके क्या लेना पड़ता है उनका? टेन थीटा। क्या लेना पड़ता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई मेरे दो पॉइंट यही तो थे, ए और बी, तो इनका हमने टेन थीटा ही तो निकाला। अब टेन थीटा ही क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में है? तो टेन थीटा को मैथ्स में बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो लिखो अगली लाइन, लिखो द स्लोप ब्रैकेट में टेन थीटा, द स्लोप ब्रैकेट में टेन थीटा ऑफ अ, द स्लोप ब्रैकेट में टेन थीटा ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a displacement time graph gives us average velocity okay, the slope of a chord, करें the slope of a chord, ये क्या है? chord है। देखो दो पॉइंट के बीच जो लाइन ज्वाइन होती है ना कहीं भी, उसको हम chord बोलते हैं। चलो भाई पढ़ो, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। Time displacement graph. A graph plotted between time and displacement of a body is called time displacement graph. Initial position of the body is taken as a reference point. Time t is taken on x-axis and displacement x is taken on y-axis. Let the displacement of the body at different times are given below. So, हाँ ये टेबल दी गई तो अपन ने पढ़ लिया। हाँ अब पढ़िए, ग्राफ प्लॉटेड। graph plotted will be as shown in the figure. It is in the shape of straight line. Displacement of a body in equal time interval is equal.
which shows the body is moving with uniform velocity. We can find out the following facts with the help of graph. चलो ठीक है ना, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जाएगा हमेशा। अब पहली नजर पड़ जाए कहीं भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, खटाक से समझना वो यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो मतलब अपने बचपन वाले फॉर्मूले लगेंगे जो अपन आज तक पढ़ते आए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब तक एक्सेलेरेशन जीरो तब तक अपनी पुरानी फिजिक्स लगेगी, और जैसे ही एक्सेलेरेशन आ जाएगा तो अपने वो तीन नियम आने वाले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए डी, वो लगेंगे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं डिटरमिनेशन ऑफ वेलोसिटी, मैंने आपको जो अभी बताई, पढ़ दीजिए। वी कंसीडर determination of velocity, we consider 2 points A and B such that at the time t1 displacement is x1 and at the time t2 displacement is x2. Displacement delta x for time interval delta t is equals to t2 minus t1 is x2 minus x1. Therefore velocity equals to displacement upon time interval x2 minus x1 upon मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हाँ चेंज वो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 ही होगा। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जब भी आप लिखते हो तो चेंज उसमें इंक्लूड होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोलने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, समझ गया ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। दिस इज स्लोप tan थीटा ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली, ये जो बनेगा आपके जो स्ट्रेट लाइन AB बन रही है, इसका क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा, है ना। अभी जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक थीटा बना लेंगे। अगर सर ये वाली लाइन है जो हाँ, सीधी का ये, इसको अगर अपन ऐसे जोड़ दें 60 से जोड़ दें या इस पॉइंट से, हाँ तो ये भी वही सेम हो जाएगा। सेम आएगा भाई, अभी आपने किया तो था। हाँ हाँ, वो आपने दो इंटरवल लेकर के लास्ट से एंड तक का किया तो था। क्या था वो 60 परपेंडिकुलर, 120 क्या था, परपेंडिकुलर ही था, और 60 क्या था, बेस ही तो था भाई। जीरो से शुरुआत हो रही है तो जीरो से ले रहा था, यहाँ लोगे तो सेम आएगा ना। थीटा क्या अलग अलग बना हर जगह, नहीं सेम है ना हर जगह का थीटा। स्ट्रेट लाइन का थीटा फिक्स होता है, और यूनिफॉर्म हमेशा सर जीरो ही से चालू होगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई। इसमें आपका कंसिडरेशन टाइम जीरो से चालू है, ये टाइम ऑफ कंसिडरेशन है। आपने स्टॉप क्लॉक अपनी जीरो से स्टार्ट करी। अब मान लीजिए कि आपने स्टॉप क्लॉक जीरो से स्टार्ट करी, आप यदि किसी मोशन को एनालिसिस कर रहे हो 10 सेकंड से, तो आपकी स्टॉप क्लॉक चल करके आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से एनालिसिस करो, ये पीछे का पार्ट मिटा दो, तब भी तो यूनिफॉर्म है। ये तो आपके कंसिडरेशन के ऊपर है कि आप टाइम कहां से स्टार्ट करते हो, समझ गए ना, आप टाइम कहां से स्टार्ट करते हो। पर इधर पे सर एंगल फिर बनाना थोड़ा हो रहा है, तो ट्रेस कर दो पीछे की तरफ, डॉट 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 कर दो। अभी बहुत सारे ग्राफ आएंगे, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दो, ठीक है जी, तो वही हो जाएगा। चलिए पढ़िए। ये हो गया, दिस इज स्लोप tan थीटा ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। उसके बाद BC इक्वल्स टू x2 minus x1 इक्वल्स टू 100 minus 60। हाउस इंटरवल के लिए जहां से आपने बात करी है B और C की, है ना, यहाँ से AB की, तो 100 minus 60 का चेंज इधर आया है, और इधर कितने का आया है, 50 minus 30 यानी 20 का चेंज, ठीक है ना। उसके बाद वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू 40 अपॉन 20 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। अब चलिए दूसरी बात जो मैंने बताई आपको, बहुत जबरदस्त बात की, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी, ठीक ना। तो आ गया, चलिए पढ़िए। ग्रेटर द स्लोप, greater is the slope of the time displacement graph, greater will be the velocity of the body. Time displacement graph of two bodies is represented by A and B, which makes 30 and 60 degree angle. With time axis, slope of B is greater, therefore its velocity will be greater. हाँ, अब देखिए दो ग्राफ आपके पास है बेटा, अभी अभी अपन ने पढ़ा क्या, वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा। देखो V एवरेज इक्वल टू tan थीटा, फार्मूला बनाओ, V एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, V एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसमें x सर डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, बार बार लिखो, इक्वल टू tan थीटा लिखो, इक्वल टू tan थीटा। तो यूनिफॉर्म मोशन का एक जबरदस्त फार्मूला बन गया सीधे थीटा के टर्म्स में, V एवरेज इक्वल टू tan थीटा, V एवरेज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा देखो दो जगह है, एक 30 एक 60 है, तो किसका tan थीटा ज्यादा होगा, 30 वाले का कि 60 वाले का, 60 वाले का। तो भैया सीधी बात है, मतलब ये वाला जो यूनिफॉर्म मोशन है ज्यादा स्पीड का होगा, ज्यादा वेलोसिटी का होगा, और नीचे वाला कम वेलोसिटी। पढ़ दो। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, time displacement graph of two bodies is represented by A and B, which makes 30 degree angle with the time axis. Slope of A, the slope of B is greater, therefore its velocity will be greater.
velocity of A equals to QP upon OP equals to 1030 degree equals to 1 upon root 3. Velocity of B equals to RP upon OP equals to 1060. So it will be root 3. Ratio velocity 1:3. Velocity of B is 3 times greater than the velocity of A. Hence, it is clear that the greater the slope, greater will be the velocity. यस, ठीक है जी। अब देखिए क्या किया अपन ने, सेम टाइम इंटरवल में हमने दो लोगों के डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया है। तो देखो यहाँ से एक फीलिंग और आ रही है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए, तो टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, ओपी ओपी, मगर जो पहला वाला ए वाला है वो क्यूपी ट्रेवल कर रहा है, देख लो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यूपी तो है ट्रेवलिंग इसकी, और जो दूसरा वाला वो कितना ट्रेवल कर रहा है, आरपी। हाँ, तो ऊपर वाले में क्यूपी आया है, नीचे वाले में आरपी आया है, टाइम भले सेम है और डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा है सेकंड वाली की, तो इस तरीके से भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा सेकंड वाली की। समझ में आया? चलिए थर्ड है, ए ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोज बॉडी बीइंग एट रेस्ट पोजीशन। चलिए रेस्ट पोजीशन का ग्राफ बना के दिखाइए। पहले इसको बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, कॉपी में बनाना है कि चल जाएगा काम? चल जाएगा, चल, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बनाइए रेस्ट का ग्राफ बना के दिखाओ। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ बनाइए। बॉडी रेस्ट पे है तो हाँ, जीरो ही पे रहेगा। तो बताइए मतलब अगर ऐसा भी सर कंसीडर कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पे है। यस, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही। तो वही बनाओ, कुछ डिस्टेंस कवर करके बॉडी रेस्ट पे बनी हुई है या इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट पे है, बनाइए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, यही ग्राफ बनेगा, है ना। अगर आपकी जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस कवर करके रुक गई है तो यही ग्राफ आपका बनेगा। ये देखिए जो बना हुआ है, यस, ये ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है जी। ओके, इस ग्राफ को देख के आप क्या कह सकते हैं? इस ग्राफ को देख के आप क्या कह रहे हैं? इसमें सर रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है, ओ माय गॉड। नहीं, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, कम होना। तो भाई वेलोसिटी तो यहाँ चेंज हो नहीं रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप एक ही होता है। बस ये कहिए कि जो बॉडी है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, पहले ओरिजिन से आगे की तरफ जा रही थी, अब ओरिजिन से पीछे की तरफ चली जाएगी। मतलब पहले 20 मीटर पे है ओरिजिनल, मान लीजिए आप अपने घर से कोई पान का टपरा है 20 मीटर पे, वहां पे खड़े थे, फिर आप घर से आगे की तरफ नहीं जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो, और थोड़ी देर में अपने घर के और पीछे चले जाओगे। समझ में आया? तो ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। अभी पिछला जो केस पड़ा था वहां वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो। समझ में आया? यहाँ पे आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो। क्लियर हुआ? ठीक है। यदि मैं इस सेगमेंट की वेलोसिटी निकालूं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम तो 10 सेकंड का है। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, s2 माइनस s1। s1 कितना है 20 और s2 कितना है 0, तो 0 माइनस 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो सर आखिर मतलब अगर 20 अपन इनिशियल मान रहे हैं और उसके बाद पीछे आ रहे हैं तो और भी तो बढ़ गया ना वो डिस्प्लेसमेंट। नहीं, मैंने इंटरवल आपको बोल दिया ना 10 तक का। अगर आप और पीछे जाए फिर टाइम बढ़ाओ, ये लो, फिर यहाँ टाइम बढ़ाओ, तो फिर वो 20 कर देंगे अपन, तो फिर उधर पे वो आ जाएगा। हाँ, फिर वहां का फाइनल चला जाएगा 20, वहां तक का टाइम 20 चला जाएगा और ये -20, तो फाइनल हो जाएगा आपका -20 और इनिशियल हो जाएगा 20, तो -20 मतलब -40 अपॉन टाइम जो भी है। समझ में आया जी? हाँ, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। समझ गए क्यों मिलेगी? क्योंकि आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। समझ गए? पहले आप ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहे थे, अब ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। चल, तो ये तो स्लिप समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइप का। अगला पढ़िए, इफ द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नेगेटिव, ग्राफ मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखते ही पता लग जाएगा अगर एंगल आपका एक्यूट है मतलब पॉजिटिव स्लोप है, और अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव स्लोप है। और नेगेटिव स्लोप का tan थीटा क्या आता है? नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल का tan थीटा क्या आता है? नेगेटिव। 90 डिग्री से बड़े होने पर tan थीटा क्या मिलता है? नेगेटिव। पढ़िए एक बार फिर से पढ़िए, इफ द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नेगेटिव, graph makes an angle greater than 90 degree with time axis, shows body returning back towards the reference point. Suppose body is at 20 meter from the reference point at A,
returns to initial position after 10 seconds. Then it moves in opposite direction. Velocity of body can be obtained by the slope of the graph. V equals to AO upon OB it's equals to 0 meter minus 20 meter upon 10 second minus 0 second. हाँ, क्योंकि फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी थी 20 और टाइम का चेंज 10 माइनस 0, आंसर कितना आ गया -2 मीटर पर सेकंड। तो पिछले बार जो आपका आंसर आया था वो था 2 मीटर पर सेकंड, और इस बार जो आंसर आ रहा है वो कितना है -2 मीटर पर सेकंड। पिछले बार आंसर कितना आया था मतलब 2 मीटर पर अपन सेकंड। सीधे जा रहे थे, इसमें ब्रेक आ गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक को बोलेंगे फॉरवर्ड, एक को बोलेंगे बैकवर्ड, ठीक है ना। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आप इसकी बना सकते हैं, और आप यहाँ पे वेलोसिटी लिख लीजिए -2 मीटर पर सेकंड। एंगल कैसा है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी हो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है if time displacement graph has several lines we can find total distance and displacement and velocity at any time interval। ये काम की चीज है। इसको मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे समझा सकता है। ये टाइम है और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। आप अगर फॉर्मूला लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम चेंज, ओके। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चेंज, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू कितना टाइम चेंज, वेलोसिटी इनटू टाइम चेंज, ठीक है ना। if displacement time graph, अब इस पे आ जाइए, if time displacement graph have several lines we can find out total distance। एक मिनट, अब total distance find करने की बात की जा रही है, total distance and displacement and velocity at any time interval। हाँ भाई, total distance निकाल सकते हो, total displacement निकाल सकते हो और velocity at any time interval। अब देखिए ये ग्राफ है, जीरो से चले थे तुम, चल करके वापस पहले तुमने फॉरवर्ड मोशन किया, चले आगे चले आगे चले, यहाँ पर क्या है मैं हूँ रेस्ट में हूँ, इसमें हूँ पैरेलल हूँ ना, रेस्ट में हूँ। इसके बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब घर की तरफ वापस आ गए। बोलो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हो गई। अब टोटल डिस्टेंस पहले 20 तक, 20 प्लस 20 और 40 मत जोड़ देना 20 में, है ना, 20 प्लस 20 यानी आप 40 पे पहुंच गए। तक 40 ही चले, हाँ यहाँ तक 40 चलेंगे ऑब्वियसली, है ना भाई, 0 से लेके 20 तक चले गए। फिर इसके बाद 20 पे खड़े हुए कितने चले, 20 चले हो ना। फिर इसके बाद 40 पे बने हुए रेस्ट है, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं चल रहा है, रेस्ट पे हो। अब इसके बाद डिस्टेंस की बात चल रही है, कितना चले आए नीचे 40, हाँ 80, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 80। और अब इसके बाद वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो अलग अलग सेगमेंट में आप वेलोसिटी निकालो। यहाँ पर वेलोसिटी देखो 20, डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना 10, 2 मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ। यहाँ पर बढ़ जाएगी वेलोसिटी 20 से लेके 40 और गैप कितने का है 5 का, तो 8 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट सॉरी 20 से लेके 40 का गैप 20 हुआ ना, तो 20 बटे 15 माइनस 10 5, तो कितना हुआ 4 मीटर पर सेकंड। अगले में भी स्पीड बोलो, 15 में से 10 माइनस क्यों, टाइम का स्लॉट कितना होगा यहीं से लेंगे, इन दोनों का ले जाए ना 20 का। अगले में 0, अगले में 40 है ना, 40 टाइम कितना हो 40 माइनस 30 10, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है देखो, फाइनल 0 डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल 40, समझ गए ना। तो 0 माइनस 40 मतलब -4 अपॉन 10, -10 मीटर, मतलब ये अपन अपोजिट उसमें आ गए डायरेक्शन। समझ में आ गया ना, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पार्ट वाइज वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी पार्ट वाइज वेलोसिटी। अब इस पूरे ग्राफ की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी बोल दूं मैं आपको, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो चुका है। अब मैं अगर एवरेज स्पीड बोल दूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकली है 80 अपॉन टाइम कितने सेकंड है 40, यस आंसर 2 मीटर पर सेकंड। है ना चमत्कारी चीज। देखो सबकी वेलोसिटी पार्ट पार्ट की अलग आ रही है, एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है और एवरेज स्पीड 2 आ रही है। क्लियर हुआ, चलो पढ़ो इसको।
figure represents Figure represent time displacement graph of a body. It represents that during 0 to 10 seconds, body moves 20 meters. AB part ए बी पार्ट में 20 मीटर मूव कर रही है। फिर आगे बीसी पार्ट पढ़ो। within 10 to 15, S body moves 20 meter to 40 meter. BC part within 15 to 30 seconds, body remains in rest position. CD part after 30 seconds, body returns back and comes to the original position at 40. ठीक है, अब ये सारी चीजें कर ली बेटा, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो अच्छी बात है। ओके, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ चुकी है भाई अपनी? 0 है ना, एवरेज वेलोसिटी अपनी की 0 आ चुकी है। तो एवरेज हमने क्या क्या सीख लिया? हमको पार्ट में वेलोसिटी भी निकालना आ गया, हमको पार्ट में हमको एवरेज स्पीड भी निकालना आ गया, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालना आ गया और डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया। बेटा अभी तक मैंने आपको बताया कि यदि कोई ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट हो, स्ट्रेट ग्राफ जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है ना। मगर यदि कोई ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है, तो देखो ध्यान से, ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ जो है यहां से उठ रहा है, कर्व्ड हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो इस समय आपके पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट है, आपको बोला गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी। तो आपने ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखा कितना है बेटा, x1, बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखा कितना है, x2, ऐसे ज्वाइन कर दिया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा x, और चेंज इन डिस्टेंस कितना है, डेल्टा t। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या बनेगा बेटा, ये जो कर्व है इसकी एक कॉर्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा ना, और उस कॉर्ड का क्या देगा, स्लोप, tan थीटा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मतलब ये अपन को इमेजिन करने के लिए ये तो था कर्व था, उसने कॉर्ड बनाई, क्योंकि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को कर्व से थोड़ा मतलब, उसे तो कॉर्ड से मतलब है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहता है। मतलब अगर ये मोशन पहले वाला यूनिफॉर्म था, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में भी दो पॉइंट के बीच में खींची गई कॉर्ड का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उन दो पॉइंट के बीच में देगा। चलिए पढ़ते हैं कि सर एक्सेलरेशन देगा, कैसे देगा बेटा एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है ना ये। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होता तो देता एक्सेलरेशन, यहाँ पे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए पढ़ो, इफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, if time displacement graph is a continuous curve, then it shows that the velocity of the body is continuously changing. We consider 2 points A and B on the graph which represent at time t1 displacement of body is x1 and at time t2 displacement becomes x2. Slope of line AB will represent average velocity of the body between time t1 and t2. V equals to CB upon AC equals to x2 minus x1 upon t2 minus t1 equals to delta x upon delta t. If delta t is 0 tends to 0, हाँ यहाँ तक आ गया क्या अपने एवरेज वेलोसिटी, क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी। अब आइए डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। बेटा अगर आप चाहते हो कि मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालूं, ये इस पॉइंट पर, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, इसको हम यस, आपके पास ये ग्राफ है। अगर आप चाहते हो कि आप जो है इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो, इस पॉइंट, ये पॉइंट, ग्राफ का ये वाला पॉइंट दिख गया, ये पॉइंट, तो आप क्या करोगे, ये टाइम इंटरवल जो बड़ा सा है इसको इधर से भी प्रेस करोगे और इसको इधर से भी प्रेस करोगे, बोलो हाँ या ना। तो जब ये टाइम इंटरवल को आप दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो ये ग्राफ छोटा होते होते एक समय पहुंचेगा कि यहां पे पहुंच जाएगा, और उस समय कॉर्ड जो है वो कॉर्ड बिल्कुल इससे चिपक जाएगी, तो वो कॉर्ड क्या बन जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। मतलब पहले हम जो कह रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड कहेंगे या स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहेंगे? टेंजेंट, हाँ बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कर्व पर
टेंजेंट, मतलब जो अभी जो ये है कॉर्ड है वो 2 पॉइंट के बीच में है। 2 पॉइंट के बीच में है। अब इसको आप छोटा करते जाओ, मान लो ये 2 तो फिर पॉइंट, वो फैल जाएगी हाँ मतलब देखो सिमट जाएगी। बीच में एक देखो point जैसे ये बचेगा। 2 पॉइंट है, हाँ। और छोटा हुआ, और छोटा पास आया, और छोटा हुआ, और पास आया, मतलब फिर एक बिल्कुल point चिपक पे जाएगा तो बचेगा। एक पॉइंट पे टच हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो कॉर्ड है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देखिए स्लोप ऑफ द, तो लिख अब पढ़ो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम को कम कर रहे हो, पढ़िए। If delta t tends to 0, point B will be very close to the point A and line AB will become tangent to point A. समझ में आ गया? हाँ। अगर आप इस टाइम को छोटा करते 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 आ रहे हो, यहां तक आ गए, मतलब t को 0 कर दिया। टी को 0 कर दिया। अब मैंने तो यहाँ पे आपको कंसिडरेशन दिखाया था इस पॉइंट पे, ये कह रहे हैं कि आप समेट करके ए पर ले आओ। तो ये ए पर क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। क्या बन गई ये, टेंजेंट। पर सर कुछ समय तो रहेगा ना पहले से, जब अपन सिकुड़ते आए। बहुत ना के बराबर, ना के बराबर। आपको टाइम को बिल्कुल 0 सेकंड के पास में कर देता है, जिसको बोलते हैं पलक झपकने का टाइम, इंस्टेंटेनियस। उतना अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन यही सिखाता है। समझ में आया? यस। तो v इक्वल टू सी बी बाई ए सी, है ना। डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिया आपने, तो ये यहाँ चलिए। तो पढ़ो, स्लोप एट टेंजेंट एट ए इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और मैंने बताया था कभी भी डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए तो ये बन जाता है dx बाई dt। एवरेज को इंस्टेंटेनियस में बदलना है तो टाइम को 0 कर, तो ये बन जाएगा dx बाई dt। दिस इज व्हाट, ये क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और dx by dt क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी वो एवरेज था, ये इंस्टेंटेनियस। फिर से बोलूंगा, ये क्या था, ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको तुरंत की जानकारी देता हूं। तो ये जो है आपको व्हाट इट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो ये जो कार्यक्रम है आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट। चलिए अब आगे चलते हैं भैया। अब आगे है टाइम वेलोसिटी का या वेलोसिटी टाइम। डिस्प्लेसमेंट की कार्यवाही पूरी हुई, अब अपन आ रहे हैं वेलोसिटी टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन अब इंट्रोड्यूस होगा। तो पहले इस ग्राफ को देख के बताइए कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है कि नहीं। डज इट एक्सेलरेट मोशन? नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, मतलब क्या है, हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है ये, वही जो स्ट्रेट लाइन बन रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम में, वही यूनिफॉर्म मोशन। कुछ समय जाके और रेस्ट पे चली गई। कहाँ, मतलब इधर पे ना 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 ना, बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड से चल ही रही है बॉडी, ये वेलोसिटी एक्सेस है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई ना भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्कूटर चला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आया समझ में? रेस्ट नहीं है ये, रेस्ट तब होता जब वो डिस्प्लेसमेंट वाला होता, तो वेलोसिटी है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। ठीक है ना? यस, पढ़िए टाइम वेलोसिटी ग्राफ। Velocity of a body is measured at different time and the graph is drawn between time and the velocity. It is called velocity time graph. Shows that body is moving with a constant velocity v is equals to 10 meter per second. And we can find out acceleration and displacement of the body as velocity is constant. Its acceleration a equals to delta v upon delta t. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 0, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना? पढ़िए अब देखिए, सपोज, हाँ पढ़ो। Suppose we have to determine its displacement between the time t1 and t2. Area of rectangle between times t1 and t2 in figure 7.07 is v into t2 minus t1 equals to v into delta t. If displacement of body during time interval delta t is delta s, then delta s equals to velocity into time interval equals to v into delta t. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ देखिए क्या दे रहा है भाई, अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बेटर होगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना, v इनटू डेल्टा टी। तो v इनटू डेल्टा टी जो आपको मिल रहा है, v इनटू डेल्टा टी क्या है, एरिया है इस ग्राफ का। ये लंबाई गुणे चौड़ाई, भाई ये वेलोसिटी है, लेंथ है ना। इसको आप क्या मान लो, इसको लेंथ मान लो,
और ये क्या बन गई अपने पास, ये लेंथ बन गई अपने पास v, और ये बन गई अपने पास ब्रेड्थ t2 माइनस t1। पर दिखने में तो सर वो उसके स्क्वायर जैसे लग रहा है। कोई कुछ भी रहे, स्क्वायर भी रहे तो साइड इनटू साइड, Side into या लेंथ मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लो, समझ गए ना। तो ये पार्ट का इस पार्ट के साथ क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये अपने पास वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल v टू डेल्टा t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक बहुत शानदार बात यहाँ पे बन रही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि vt ग्राफ का एरिया क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो कॉपी में, द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रोवाइडिंग अस द डिस्प्लेसमेंट। The area of the velocity time graph provides us the displacement। ठीक है, तो कोई भी vt ग्राफ है अगर आप उसका एरिया निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब जो अपन लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, हाँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा भैया यहाँ पे आपका जो सेगमेंट दिख रहा है वो स्क्वायरिक है या रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगाओ। अगर वही ट्रायंगल होता तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओ। मतलब जैसा ग्राफ रहेगा उसके साथ वैसा एरिया लगाओ। समझ में आया ना। कुल मिला के एरिया निकालोगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, चलो पढ़ो। Therefore, area of graph between time and velocity axis represent the displacement of body. In figure, displacement between 5 and 15 seconds is 100 meters. Hence, हाँ। displacement of body between 5 and 15 seconds is 100 meters. यस, तो यहाँ पे जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है कैसे किया आपने, देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी जो है वो है लेंथ इसकी जो है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर इसकी हाइट मान लो 10 है और ब्रेड्थ इसको मान लो, तो ब्रेड्थ 15 में से 5 गया कितना बचा, 10। तो लंबाई भी बन गई 10 और चौड़ाई भी बन गई 10। लेंथ इनटू ब्रेड्थ 10 इनटू 10 इक्वल टू कितना, 100। तो ये नीचे वाला 10 कैसे माना सर? फिर भूल गया, ये 5 से स्टार्ट था। हाँ। और कहाँ पे फिनिश 15। भाई हमारा कंसीडरेशन ये है, हाँ। होगा ग्राफ चलता जाए पूरी दुनिया तक हाँ, ग्राफ चले, बट हमें तो इनिशियल कंसीडरेशन फाइनल माइनस नहीं चले, फाइनल है ना। टाइम हमेशा फाइनल माइनस नहीं चले, ठीक है ना। टाइम का चेंज हमेशा अधिक से कम की हो, बाकी बदलते रहते हैं, बाकी इसका ऐसा है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। Therefore, area of graph hence the displacement of body between 5 and 15 is 100 meters. Determination of acceleration from time velocity graph. अब हम एक्सेलरेशन को काउंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर यदि सीधे तौर पे नजर मारी जाए, दिमाग में देखा जाए हम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या निकलेगा, tan थीटा निकलेगा। बिल्कुल वैसी प्रोसेस है, पढ़ दो। If the slope of time velocity graph is same at all points, the body moves with a constant acceleration. Suppose at time t1 and t2, velocity of body are v1 and v2. Displacement of body will be equal to the area of trapezium A, B, D. चलिए अब देखिए इस ग्राफ को अपन देखते हैं, तभी समझ में आएगा ये बात क्या कही गई है, ए बी डी वाली बात ये। यस, अब आपके पास मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है, ये आपके पास ए से लेके बी तक की बात की गई, ए से लेके बी तक की बात की गई। ये आपके पास एक वीटी ग्राफ दिया गया है, ठीक ना। वीटी ग्राफ कहाँ है, ओ ए बी, ये आपका वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपने दो सेगमेंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, t1 और t2। तो भैया पहले सेगमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, v1, और दूसरे सेगमेंट b पे वेलोसिटी क्या होगी, v2। ये क्या बनेगा, डेल्टा v, और ये क्या बनेगा, डेल्टा t। अगर आपको इतने में चली गई डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या निकाल लो, इसका एरिया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो जो भी आपने बात करी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करना है, ये देखो t1 t2 velocities at point v1 and v2, displacement of the body will be equal to the area of the trapezium। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया निकालो, है ना। तो यस, डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट में इसमें दो पार्ट है बेटा, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपके पास, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, सॉरी। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड में एक साइड की हाइट कितनी है, v1, एक साइड की हाइट कितनी है, v2, और गैप कितने का है, डेल्टा t। तो ये देखिए फार्मूला आ गया, हाफ v1 प्लस v2 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड t2 माइनस t2। समझ में आ गया, ये तो निकले डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है ना, कैसा मोशन है अब पता चल जाएगा। अब एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन निकालते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होगा एक्सेलेरेशन, एंड दिस विल बी tan थीटा। क्या ये tan थीटा हर जगह सेम होगा कि अलग अलग होगा? हर जगह सेम होगा, मतलब ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, सो दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? स्लोप ऑफ AB अपॉन स्लोप ऑफ लाइन AB दैट इज इक्वल टू v2 v1 अपॉन t2 t1 इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो भाई इस ग्राफ में एक्सेलरेशन चाहे आप कितने छोटे सेगमेंट का निकालो, चाहे पूरे का निकालो, चाहे बड़े का निकालो, हमेशा सेम बना रहेगा। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, ग्राफ का एक्सेलरेशन हर जगह सेम है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन आया था वैसे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ गया, समझ में? ठीक है ना? चलो पढ़ो। एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, as acceleration is constant, value of instantaneous acceleration at the time will be equal to the average acceleration. हाँ, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हर जगह है कांस्टेंट, तो भैया चाहे आप एवरेज एक्सेलरेशन बोल दो चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल दो, हर जगह वो सेम बना रहेगा। पढ़ो। Time velocity graph is a continuous curve, then acceleration of body continuously changes. We can find out average acceleration or instantaneous acceleration at any time. Average acceleration slope of line AV equals to change in velocity upon change in time. Average acceleration equals to A equals to change in velocity upon change in time. हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ लाइन AB इक्वल टू v2 v1 अपॉन t2 v1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन A के ऊपर वेक्टर जरूर लगाना और V के ऊपर भी लगा देना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। देख लो बेटा, अब ये कंटीन्यूअस कर्व देख लो एक। ओके, अब A पॉइंट है B पॉइंट है, तो इसमें दो तरीके के एक्सेलरेशन निकलेंगे, एक एवरेज निकलेगा और एक वो भी निकलेगा इंस्टेंटेनियस। इसका एवरेज अलग होगा और इसका इंस्टेंटेनियस अलग होगा, बट इस वाले ग्राफ में एवरेज भी सेम होगा और इंस्टेंटेनियस भी सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक ना? मतलब ये स्थिति ऐसी कि आपने 5 टेस्ट दिए और पांचों में आपके 20-20 नंबर आए। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका tan थीटा हर जगह बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक दिया, बिल्कुल सही। तो इसका tan थीटा हर जगह बदलेगा। हाँ। और इसका अगर आप कॉर्ड की बात करते हो तो एवरेज कितना आ जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। बट यदि आपको किस पॉइंट पे निकालना तो अगेन वही प्रोसेस, डेल्टा t को सिकोड़ करके 0 कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? dv बाई dt। क्लियर है? dv बाई a इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। पढ़िए। if delta t is a limitation to 0, हाँ, tending to 0, point B will be very close to the point A, and the curve will becomes tangent at point A. Slope of tangent at A equals to dv upon dt, मतलब 0 तक लाएंगे तो वो बन जाएगा 0 कर देंगे। हाँ, तो वो बन जाएगा dv by dt। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक ना? अब हेंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a इक्वल टू dv by dt, और v को थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? dx by dt। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई v को क्या पढ़ा था? dx by dt। तो v की जगह dx by dt रखोगे तो क्या हो जाएगा? dx d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। v की जगह अगर आप v को रिप्लेस कर दिया, v को रिप्लेस कर दिया dx by dt, मतलब कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव होता है मगर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना? वे इतना यूजफुल नहीं है। चलिए ओके, अब पढ़ते हैं जी अपन रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं अपन? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का सेगमेंट ये कहता है कि जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हुए, आप किसी ट्रेन में बैठे हुए, आपकी ट्रेन चल रही है, दूसरे तरफ से आपको एक ट्रेन आ रही है, आप देखोगे जब वो ट्रेन आती है तो आपको ये महसूस होता है अरे बाप रे मेरी ट्रेन कितनी तेज चल रही है, बहुत एकदम सटाक से निकलती है, ये सब। मगर अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं और आपके ही डायरेक्शन में एक ट्रेन निकल जाए, अपोजिट नहीं, ये आपके ही डायरेक्शन में, तो आपको लगता है अरे मेरी गाड़ी कितनी स्लो चल रही है, वो मेरे से आगे निकल गई। समझ गए ना? अपोजिट में, और अपोजिट में तो तेज लगेगी ना, अपोजिट में तो बहुत तेज लगती है, मगर सेम डायरेक्शन में अगर गाड़ी आपसे एक आपको क्रॉस करके निकल गई ट्रेन, तो आपको लगेगा मेरी गाड़ी स्लो चल रही है। लगता है कि नहीं लगता? ना? तो ये जो वेलोसिटी उस समय आपको फील होती है दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ इसको ऐसा समझ लीजिए, आप जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सामने वाला भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, तो जब आप उसके बगल से निकलेंगे
तो आपको आपकी स्पीड क्या फील होगी, 10 फील होगी कि 20 फील होगी? 20 फीट। हाँ 20। तो एक लॉजिक तो यही बन गया कि अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो ऐड होती है। मतलब दो बंदे हैं, अगर एक की वेलोसिटी v है और दूसरे की v है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, va प्लस vb। क्या आ गया, va प्लस vb। ठीक है, चलिए पढ़िए रिलेटिव वेलोसिटी। Relative velocity. Velocity is a vector quantity which has magnitude and direction both. We know that quantities like displacement, velocity are not absolute. They are always relative to some reference point. Generally, these are specified relative to the Earth, which is considered to be at rest. Relative velocity of body with respect to another body, which is in motion, and is equals to the vector difference between the velocities of two bodies. Suppose velocity va and vb are the velocities of the two bodies a and b। relative velocity of A with respect to B between VA minus VB. हाँ, तो इसको कैसे लिखते हैं, vab इक्वल टू va माइनस vb। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, vab इक्वल टू va माइनस। समझ में आया? मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लेना है उसको पीछे ले लो बस, जिसको रिस्पेक्ट देनी है उसको क्या बैठा दो पीछे, va माइनस vb तुम्हारे रिस्पेक्ट में। अगला पढ़िए रिलेटिव वेलोसिटी। सर अपन ये बोल रहे थे ना कि प्लस होंगे जब हम, अब बेटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब है ये, ठीक है ना। और ओरिजिनली फॉर्मूला एक्चुअली यही है, वो जो प्लस वाला कंसेप्ट बोल रहे हो थोड़ी देर में आने वाला है। मेन फॉर्मूला यही है, va माइनस vb। ठीक है ना, अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए relative velocity of V with respect to A is equals to VB minus VA. हाँ, For example, suppose two trains A and B are moving with velocity 20 meter per second, 25 meter per second respectively. अब देखिए यहाँ तो बताया नहीं कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अब आगे बताएगा। फॉर्मूला यही लगेगा, मगर वो प्लस कैसे होता है थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। दो ट्रेनें हैं ए और बी, 20 से मूव कर रही है और 25 से मूव कर रही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तो फॉर्मूला क्या हुआ, va माइनस vb। तो पहला अपन ने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब विद रिस्पेक्ट टू a मतलब vb माइनस v। तो 20 माइनस 25 माइनस 20, आंसर कितना आया 5। बट ये कब के लिए, जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो b का a के रिस्पेक्ट में क्या 25, b 25 माइनस 20 इक्वल टू कितना 5। आया समझ, सेम डायरेक्शन में है भाई। हाँ, अगला वेलोसिटी ऑफ ट्रेन a विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू 20 माइनस 25 इक्वल टू कितना माइनस 5। समझ में आया, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अगर दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही, फॉर्मूला यही लगाओ, vb माइनस v। अब देखना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर आप b की वेलोसिटी को प्लस में मान रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन सेंस देने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में होगी ना भाई। एक अगर फॉरवर्ड जा रहा है एक बैकवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी ना। तो वो जो 20 लिख रहे थे वो मैग्नीट्यूड था, वेक्टर के हिसाब से उसे क्या लिखोगे माइनस 20। तो 25 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस 20 ये वाला, तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस। आंसर कितना आ गया 45। समझ में आया? लास्ट पढ़िए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के। Velocity of train A with respect to train B equals to velocity of A minus velocity of B. 20 minus minus 25 equals to 45 meter per second. It means person sitting in both trains will feel velocity of फील है, फीट नहीं है, फील है, गलती से दिया feel फील। velocity of other train 45 मीटर पर सेकंड, मतलब हर ट्रेन में बैठा हुआ एक बंदा दूसरे बंदे को जो होगा कितने से देखेगा 45 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, मतलब कौन से ग्राफ के सारे क्वेश्चन आएंगे, इस वाले ग्राफ के, ये वाले ग्राफ। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब अगर ऐसी वाली ग्राफ की सिचुएशन है तो हमारे एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली के कांसेप्ट यूज होंगे। ठीक है, पढ़ो। if a body is moving in a straight line under a constant acceleration, then we can stabilize the relation of its velocity, displacement, time, and acceleration. These equations are called equations of motion. Suppose initial velocity of body v, it is moving with a constant acceleration a, requires a velocity v in time t, and covers a displacement s. Then the relation among u, v, at, and displacement s at distance s are first v is equals to u plus at, s is second s is equals to ut plus half at square, and third is v square equals to u square plus 2at. हाँ, these equations are valid only when the body travels with a constant acceleration and in a straight line path. ठीक है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पाथ। अब चलिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको सारे करने ही है, ये एग्जाम में भी आते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड
चलिए पढ़िए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको पढ़ देता हूँ। ओके, फर्स्ट मेथड है फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अपन जानते हैं कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज v एंड आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, इनिशियल u थी फाइनल v हो गई, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो क्या हो v माइनस u अपॉन t, तो v माइनस u इक्वल टू a इनटू t, v इक्वल टू u प्लस a। पहला ड्राइव हो गया। चलिए सेकंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट मोशन v प्लस a, velocity of the body 1 second before the end of the motion, that is equal to v minus a, u plus a, u plus a, and this will be v minus a। इसको किसी दूसरे मेथड से किया गया है, उसको भी देख लेते हैं और फिर मैं अपना मेथड ही बता दूंगा। चलिए हाँ ठीक है। वैसे डायरेक्टली 9th क्लास में आपने किया होगा तो एवरेज वेलोसिटी पकड़ के किया होगा, सीधे यहाँ से v प्लस यू बाई 2 से यहाँ से पकड़ के किया होगा। अब ये एक्चुअली बता रहे हैं कि वो आई कैसे है, मतलब उसका लॉजिक दे रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मोशन इक्वल टू u प्लस a, एक सेकंड में उसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली a की, तो u प्लस a, और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 सेकंड बिफोर द मोशन इक्वल टू v माइनस a, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस a, सॉरी u प्लस a प्लस v माइनस a, मतलब एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया v प्लस u बाई 2। सिमिलरली 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस 2 इनिशियल, और लास्ट वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी बिफोर 2 सेकंड, लास्ट से 2 सेकंड बिफोर द एंड ऑफ द मोशन, कितनी हो जाएगी v माइनस 2, वही AP वाला कंसेप्ट। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस 2 है, और v माइनस 2 अपॉन कितना 2, v प्लस u बाई 2। तो भाई आपको ज्यादातर बुक्स में सीधे v प्लस u बाई 2 बता देगा, ये नहीं बताएगा ये कैसे हुआ v प्लस u बाई 2, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी इन द एंटायर मोशन आएगा वो कितना आएगा v प्लस u बाई 2, ये मोशन की वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन इसका एक सेंस ये भी तो लगा सकते हैं कि सर मतलब दो वेलोसिटीज थी, हाँ उनका आधा फाइनल उसका जस्ट उनका दोनों का सम करके एवरेज ले लिया, वही एवरेज लिया, उसी को एवरेज वेलोसिटी बोल दिया, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v प्लस u अपॉन t। और अब भी हमने पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या निकला है, s v इक्वल टू u प्लस at, इसमें पुट कर दो v की जगह, तो u प्लस at अपॉन 2, u प्लस at अपॉन 2, तो u प्लस u कितना हो गया 2u, 2u t का मल्टीप्लाई हो गया 2ut, और a का t के साथ at स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आंसर क्या बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। अब थर्ड इक्वेशन में क्या कर दो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, u प्लस at का स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u इनटू at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है ना। तो u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लो, और क्या बन जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल टू s यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या बैठा है s ही तो है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थे आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के सिंपल वाले डेरिवेशन, समझ गए ना। एनालिटिकल मेथड, कौन सी मेथड, एनालिटिकल। कल अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड। एग्जाम में या तो एनालिटिकल आता है या कैलकुलस आता है, ग्राफिकल तो अपन क्लास 9 में खूब करते हैं।